मुस्लिमीन ने जब यह फैसला लिया कि हम महाराष्ट्र के असेंबली इंतखाबात में हिस्सा लेंगे, तो यह फैसला मजलिस का नया नहीं है। 2009 के असेंबली इंतखाबात में भी मराठवाड़ा के इलाके में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने असेंबली के इंतखाबात में हिस्सा लिया, मगर अब जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मराठवाड़ा के साथ साथ मुंबई में और गोवंडी में और मोमरा में इंतखाबात में हिस्सा ले रही है, तो बहुत से सियासी जमातों को, जिसमें कांग्रेस है, राष्ट्रवादी कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, बीजेपी है, शिवसेना है, इन तमाम को अचानक पेट में दर्द शुरू हो गया और सब के सब एक ही जबान में ये बोल रहे हैं। कांग्रेस वाले ये बोलते हैं ये कम्युनल पार्टी है, कांग्रेस वाले बोलते हैं कि ये फिरका परस्ती की बात करते हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस के लोग बोलते हैं ये सिर्फ भड़काऊ भाषण देते हैं, समाजवादी पार्टी के लोग बोलते हैं मुल्क को बांटने की बात करते हैं, बीजेपी शिवसेना कहती है कि ये भारत माता से मोहब्बत नहीं करते, ये मुल्क के गद्दार है। मैं इन तमाम पार्टियों से कहना चाह रहा हूं आज आपके सामने, और आज के जलसे से मैं इन तमाम को एक पैगाम देना चाह रहा हूं कि आपका हर इल्जाम मुझे कबूल है। थोड़ी देर के लिए आपने कहा कि मैं फिरका परस्त हूं, मैं सिर्फ मुसलमानों की बात करता हूं, आपने कहा कि हर आपका इल्जाम कबूल है, मगर मैं आज गोवंडी के इस जलसे से कांग्रेस पार्टी से, राष्ट्रवादी कांग्रेस से, बीजेपी से, शिवसेना से, समाजवादी पार्टी से चंद सवालात रखना चाहता हूं और मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि इन सवालात का जवाब आप आवाम में दे दो, मुझे मत दो। मैं आपके दरमियान में खड़े होकर इस बात को आपके सामने रख रहा हूं, क्या यह बात सच नहीं है कि महाराष्ट्र की आबादी 2011 के सेंसस के मुताबिक 11 करोड़ के करीब आबादी है महाराष्ट्र की, जिसमें से 1 करोड़ 50 लाख मुसलमान रहते हैं। क्या यह बात सच नहीं है कांग्रेस के लीडरों, राष्ट्रवादी कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीजेपी और शिवसेना के तमाम कायदीन, मैं तुमसे कह रहा हूं, क्या यह बात सच नहीं है कि महाराष्ट्र में मुसलमानों की 60% आबादी, मुसलमानों की 60% आबादी सतह गुर्बत से नीचे जिंदगी नहीं गुजार रही? अगर 1.5 करोड़ की आबादी यहां महाराष्ट्र में मुसलमानों की है, तो 60% मुसलमान एक दिन में 32 रुपये भी नहीं कमा सकते। क्या यह सच है या झूठ है? मुझे जवाब दो। 15 साल से तुम हुकूमत कर रहे हो, मैं हुकूमत नहीं कर रहा हूं। 15 साल से तुम्हारा चीफ मिनिस्टर, 15 साल से तुम्हारा होम मिनिस्टर, 15 साल से तुम्हारा फाइनेंस मिनिस्टर, 15 साल से हर चीज तुम्हारी, मगर ये तो बता दो भैया, इस 15 साल में तुमने कौन सी बांसुरी बजा दी? तुमने कौन सा ऐसा नया गाना तैयार किया कि 15 साल में तुम्हारी हुकूमत में हम 60% हमारी गरीबी में इजाफा हो गया, 60% मुस्लिम्स लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। ये आपकी देन है या मेरी देन है? 32 रुपये दिन को कमा नहीं सकते हम लोग। क्या यह बात सच नहीं है? कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और जो इस गोवंडी के लोगों का वोट लेकर एसपी के नुमाइंदे जो महाराष्ट्र के असेंबली में बैठे रहे 5 साल, बताओ क्या यह बात झूठ है कि महाराष्ट्र की गवर्नमेंट की मुलाजमतों में, जहां पर हमारी आबादी 1.5 करोड़ की है, सिर्फ 4% मुसलमान गवर्नमेंट की मुलाजमतों में काम करते हैं? बताओ किसने रोका तुमको मुझे चपरासी की नौकरी देने के लिए? तुम क्लास 4 की नौकरी मुझे दे सकते थे, मेरी आबादी 13% और नौकरियों में मेरा तनासुब 4%, और फिर तुम मुझको उंगली उठाकर बोलते कि मैं कम्युनल हूं, मैं भड़काऊ भाषण बात करता हूं, मैं मुल्क से मोहब्बत नहीं करता हूं।
बताओ, मुझसे मोहब्बत तुम करते हो या मैं करता हूं? फिरका परस्ती का मजाहरा तुम करते हो या मैं करता हूं? 15 साल की तुम्हारा राज, 5 साल तुम महाराष्ट्र की असेंबली में एमएलए बन के बैठे रहे। ये सवाल का जवाब दो। क्या यह बात सच नहीं है कि महाराष्ट्र में कितने मुस्लिम आईएएस आईपीएस ऑफिसर हैं? कितने मुस्लिम आईपीएस आईएएस ऑफिसर हैं? इस सवाल का जवाब दो, क्योंकि जब तुम मुझ पर उंगली उठाकर कहते हो कि हैदराबाद से एक शेरवानी आ गई, हाँ, ये शेरवानी तुमको परेशान करेगी इंशाअल्लाह ताला। अब 15 साल तुमको कोई मुकाबले में नजर नहीं आया। 15 साल जितने उठे तुमने उनको सबको खरीद लिया। 15 साल में जितने उठे तुमने उनको डराया या पैसों से खरीद लिया। मगर आज 15 साल के बाद एक मर्द तुम्हारे सामने खड़े होकर सवाल कर रहा है। अब तुमको जवाब देना पड़ेगा। कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, सपा वाले एयर कंडीशन कमरों में बैठ बैठ कर इनका खून भी ठंडा हो चुका है। इनमें हरारत बाकी नहीं रही, हिलने का नाम नहीं लेते। ये समझ रहे कि 15 साल राज किए तो दोबारा 5 साल राज करेंगे। तुम्हें इख्तियार मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसका फैसला महाराष्ट्र की आवाम करेगी। मगर एक बात याद रख लो, अब से तुम रातों में चैन की नींद नहीं सो सकते। तुमको तुम्हारे कानों में हमारी आवाज गूंजेगी, हमारे सवालात गूंजेंगे। ये मेरे सवाल नहीं है, ये महाराष्ट्र के हर गरीब मुसलमान का सवाल है, जिसके मुंह में जबान है मगर वो अपनी जबान पर जुम्बिश नहीं दे सकता, जिसकी आंख में बीनाई है मगर इसकी आंखों में आंसू है, जिसके जिस्म में दिखने को खून नजर आता मगर एक चलती फिरती लाश तुमने उनको बता दिया। नौजवान नजर आते हैं मगर जेलों में नजर आते। क्या ये बात झूठ सच है या झूठ है, मुझे बताओ। क्या आज महाराष्ट्र की जेलों में 36% मुसलमान जेलों में, 36% मुसलमान जेलों में। मैं फिरका परस्त हूं या तुम फिरका परस्त हो? तुम भारत माता से तुम मोहब्बत करते या मैं करता हूं? बताओ, ये सवाल का जवाब दो कि आखिर क्यों महाराष्ट्र की जेलों में अगर मजहब के नाम पर देखा जाए तो 36% मुसलमान जेल में, हमारी आबादी 13%, 6000 के करीब अंडर ट्रायल मुस्लिम नौजवान जेलों में है। 18 और 22 साल की उम्र में सबसे ज्यादा कौन है मुसलमान? मैं फिरका परस्त, मैं भड़काऊ भाषण देता हूं। अब सुनो ये भाषण तुम मेरा, क्योंकि 15 साल में इनके सामने लोग कव्वाली बजा रहे थे, 15 साल में इनके चमचे इनके सामने ताथैया कर रहे थे। अब हम तुमको नचाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तुम नाचोगे हमारे सामने, हम बैठ के नजारा देखेंगे। तुमने हमको जेलों की हवा दिलाई, तुमने हमारे गलों में झूठा इल्जाम डालकर हमको बदनाम किया। आज महाराष्ट्र की गरीब आवाम, चाहे वो मुसलमान हो, दलित हो, कोई भी ओबीसी हो, आज आपको जवाब देना पड़ेगा इन लोगों के खिलाफ। और ऐसा जवाब देना यहां पर कि जब कोई रास्ते से जाएगा कांग्रेस ऑफिस के तो कहेगा, हाँ, ये खंडर बड़ा बुलंद था, इंशाअल्लाह ये तुम्हारी इमारतों में खंडर होने जा रहा है इंशाअल्लाह। जेलों में हमको डालते 36% मुसलमान जेलों में। बताइए, क्या ये सवाल का जवाब कौन देगा? मेरे अजीज दोस्तों, क्या यह बात झूठ है? मैं चीफ मिनिस्टर पृथ्वीराज चौहान से पूछ रहा हूं। अभी हमारे कॉर्पोरेटर साहब ने कहा कि यहां पर डंपिंग यार्ड, कचरा लाके डाला जाता है। चीफ मिनिस्टर साहब, अगर कल से आपके घर के सामने पूरे मुंबई का कचरा लाकर रख देंगे तो आप बीमार पड़ जाएंगे, बेहोश हो जाएंगे। मगर यह हमारा दिल गुर्दा है कि तुम हमको कचरा समझकर हमारे बस्तियों में लाकर कचरा डालते हो और जलाते हो। उस धुएं से हमको टीबी हो जाता है, उस धुएं से हमको टीबी हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया मगर निकालने की बात नहीं। डंपिंग यार्ड है क्योंकि गरीबों की बस्ती है। करोड़पतियों की बस्ती में अगर स्ट्रीट लाइट बंद रहे तो परेशान हो जाते। करोड़पतियों की बस्ती में अगर लाइट चले गई 10 मिनट के लिए तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता। करोड़पतियों की बस्ती में पानी नहीं आया तो जाकर 20-20, 30-30 रुपए के बिस्लरी के कार्टन खरीद लेते। मगर जो महाराष्ट्र की गरीब बस्तियों में रहता है, जिसको दिन में नहीं दिनों में पानी मिलता है, बताओ ये सवाल का जवाब कौन देगा? इस सवाल का जवाब कौन देगा? मेरे अजीज दोस्तों,
मैं तुमको यहां पर जगाने के लिए आया हूं। मैं तुमको आज ये कहने आया हूं कि अब उठो, अब तुमको करवट लेना पड़ेगा, तुमको उठकर अपने हक को मनवाना पड़ेगा। ये जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी में जब तक आप उठकर अपने हक का मुतालबा नहीं करेंगे, कोई लाकर आपको देने वाला नहीं, कोई लाकर आपको देने वाला नहीं। क्या ये बात सच नहीं है? महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर आर पाटिल साहब को हमसे बड़ी मोहब्बत है। अब पुलिस वाले भी हंस रहे उनका नाम लिए तो, क्योंकि उनको मालूम उनका पावर चला गया, अब उनके पास पावर नहीं है। हम जब कभी भी गोवंडी को आना चाह रहे थे, मुंबई को आना चाह रहे थे, मुमरा को आना चाह रहे थे, पुलिस परमिशन दे दी, मगर ऊपर से फोन आ जाता, नहीं इनको मत आने दो। तो हमारे घर को बेचारे पुलिस वालों को भी जाते हैदराबाद, लव लेटर लेके आते थे, क्या रखो आओ साहब, अभी मत आओ, अभी मत आओ। अरे हम बोलते क्यों नहीं आना, हमको नौकरी करना है, सही है, हमको उनसे कोई इख्तिलाफ नहीं है। हमको इख्तिलाफ है तो उन जालिमों से है जो इख्तिदार के नशे में गुरूर और तकब्बुर का एक मीनार बन चुके। आज इनके तकब्बुर, इनके गुरूर को जमीन पर लाकर खत्म करना है इंशाअल्लाह होगा। कभी आने नहीं दिए, इतना रोके, इतना रोके, इतना रोके कि अब मुंबई के लोगों ने सोचा आखिर है कौन ये, इतना क्यों रोक रहे हैं उनको। तो लोगों ने देखा कि जो हक बयान करते हैं, जो सच्चाई को अवाम के सामने रखते हैं, हुकूमत घबराती है उनसे, हुकूमत डरती है उनसे। आज आप देखिए कि गरीबी की बात जब होती है, पूरे महाराष्ट्र में 33 लाख मुसलमानों के घर है, और उस 33 लाख घरों में से 6.5 लाख घरों में राशन कार्ड नहीं है। कहां गया राशन कार्ड? फिर कौन राशन खा रहा है? किसके घर में चावल की बोरी डाली, किसके घर में केरोसिन जाना, कहां जा रहा ये? हमारी गरीबी का सबसे बड़ा सबब यह है कि हमारे पास राशन कार्ड नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों, इन सवाल का जवाब कौन देगा? आज इलेक्शन आ रहा है, आपको जवाब देना है मेरे भाई, आपको जवाब देना है। गरीब गरीब होता है तो ताकतवर यह समझता है कि उसका मैं इस्तेसाल करूंगा, एक्सप्लॉइट कर दूंगा, मगर गरीब की खामोशी में एक धमाका होता है, गरीब की खामोशी में, उसकी कमजोरी में एक पैगाम होता है। आज आपको जब इलेक्शन की वोटिंग का दिन आएगा, आपको इन सवालात को सामने रखकर जवाब देना पड़ेगा कि बताओ इसका जिम्मेदार कौन है, इसका जिम्मेदार कौन है। क्या आज मैं तुम नौजवानों से पूछना चाहता हूं, क्या यह बात सच नहीं है कि मुस्लिम नौजवानों में अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा है कि दूसरे मजहबी तबकों से डबल हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है। इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब कौन देगा? कांग्रेस वालों, इसका जवाब कौन देगा कि क्यों मेरे नौजवान के पास नौकरियां नहीं है? तुम उनको नौकरियां नहीं देते, बैंक उनको लोन नहीं देता, घर बनाने के लिए बैंक नहीं देता, और पूरे मुस्लिम इलाके को नेगेटिव जोन डाल के रख देते। कितने मुसलमानों को लोन मिला तुम्हारे 15 साल में? रखो आराम के सामने, बताओ ये इन लोगों को लोन मिला? लोन भी नहीं मिलता हमको। और हमारा नौजवान, जैसा कि अभी बताया गया कि ड्रग्स ले रहा है, नशा कर रहा है। अगर तुम उस नौजवान को जिंदगी की राह दिखाओगे, जिंदगी का मकसद दिखाओगे कि छोड़ इस ड्रग्स को, तुझे अगर नशा लेना है तो अल्लाह से मोहब्बत कर, रसूल से मोहब्बत कर, वो दुनिया का सबसे बड़ा नशा। दुनिया में सिवा कोई नशा नहीं है मेरे नौजवानों। जो अल्लाह उसके रसूल से बेपनाह मोहब्बत करेगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, वो मोहब्बत ही खुद बहुत बड़ा नशा है। मगर इन नौजवानों को जिंदगी का मकसद नहीं दिया जा रहा, इन नौजवानों को जिंदगी का मकसद नहीं दिया जा रहा। क्या यह बात सच है या झूठ है? बताओ कांग्रेस वालों, तुम 15 साल से पावर में रहे, तुम्हारी रिपोर्ट, एक मुसलमान के एक घर में, एक कमरे में क्या 5 से 6 लोग नहीं सोते? ये इनकी रिपोर्ट है, मेरी रिपोर्ट नहीं है। मैं जहन से नहीं बता रहा हूं, इनकी रिपोर्ट है रहमान कमेटी की। एक कमरे में 5 और 6 लोग रहते हैं। आज तुम मुझे गाली देते, तो हमारे बस्तियों को गाली देते, हमारे महल्ले जात को गाली देते। चीफ मिनिस्टर साहब,
कभी तुम मेरी चौखट पर आकर झांक कर देखना था कि एक मुसलमान के घर में रात के वक्त में कितने लोग सोते अंदर और बाहर। कभी तुम देख लेते, मगर नहीं, इसका सवाल, इसका जवाब इनके पास नहीं। कि यह बात गलत है कि महाराष्ट्र के मुसलमानों के घरों में 60% घर में वॉशरूम नहीं है। 60% घरों में वॉशरूम नहीं है। इसका जिम्मेदार कौन है? मैं जिम्मेदार हूं। मैं भड़काऊ भाषण देता हूं, मैं हिंदुस्तान से मोहब्बत नहीं करता हूं, यह तुम्हारा झूठा इल्जाम। मेरे अजीज दोस्तों, ये सवालात हैं जिस पर आपको जवाब देना है। क्या आप जवाब देंगे? नहीं देंगे? कैसे देंगे जवाब आप? याद रखो, जज्बात में आकर नारे तकबीर बोलने से काम नहीं बनता। हम कोई सोडा फैक्ट्री में काम नहीं करते। हम कोई थम्स अप नहीं है कि हिलाए तो निकल गए। अपने जज्बात को रोक के रखो, और जब पोलिंग करने जाओगे तो अपना एक एक वोट का इस्तेमाल करो। लाखों की तादाद में अपने घरों से निकलो और जमहूरी अंदाज में अपने वोट का इस्तेमाल करके बताओ इन लोगों को जिन्होंने हमको हमारा हक नहीं दिया, जिन्होंने हमको हमारा हक नहीं दिया। मैं पूछना चाहता हूं साबिका होम मिनिस्टर से, सॉरी, अब इनकी कैबिनेट रिजाइन कर चुकी है। साबिका होम मिनिस्टर साहब, मालेगांव का बम ब्लास्ट किसने किया भाई? क्या मुसलमानों ने किया जो एटीएस बोलती, या कर्नल पुरोहित और प्रज्ञा ठाकुर ने किया? ये कौन सा मानवाली कर लिया? कौन जिम्मेदार है? हम करें या वो करें? किसने किया? 10 साल दिल्ली में आपकी हुकूमत, 15 साल से आपकी एटीएस। कौन बताएगा कि वो बच्चे किए नहीं किए? बरसों जेल में रहे, बरसों जेल में रहे, उनकी जिंदगियां तबाह हो गई। महल्ले में लोग उनसे हाथ मिलाना तो दूर की बात, नजर मिलाने कतरा थे। तुमने जिंदगी भर उनके पेशानियों पर लिख दिया कि ये टेररिस्ट है, जबकि सारी दुनिया जानती कि हमने नहीं किया, मगर आपकी हुकूमत है। हम ये पूछना चाहते हैं, बताओ, इस सवाल का जवाब दो कि पूना की जो बेकरी में ब्लास्ट हुआ, हिमायत बेग को सजा दी गई। आज नया एविडेंस सामने आया, और एविडेंस क्या कहता है? आप थोड़ी देर के लिए सोचिए कि एक नौजवान पूना से मोटरसाइकिल पर बैठता है और बैठकर औरंगाबाद 3 घंटे में आ जाता। कौन सी मोटरसाइकिल है भाई? वो मोटरसाइकिल का नाम क्या मोदी बाइक है क्या? बैठेगी 3 घंटे में। वैसा बैठा उन्हें पूना में, औरंगाबाद में निकल गया 3 घंटे में। मैं पुलिस वालों से जो वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे, मेरे को भी एक मोटरसाइकिल दिला दो वैसे, मैं भी खरीदना चाहता हूं वो मोटरसाइकिल को। 3 घंटे में पूना से औरंगाबाद हिमायत बेग पहुंच गया। रास्ते में जितने टोल है सबके ऊपर वीडियो कैमरा, एक भी वीडियो कैमरे में उसकी फोटो नहीं है। क्या हिमायत बेग जिन है? बोल के निकल गया सामने, आपका कैमरा भी कैच नहीं करा। कौन जिम्मेदार है इसका? चीफ मिनिस्टर साहब। क्या महाराष्ट्र की असेंबली में किसने पूछा इस बच्चे के बारे में? क्या महाराष्ट्र की असेंबली में और महाराष्ट्र की ऐवान में यह सवालात की गूंज उठी? नहीं उठी, अब उठेगी इंशाअल्लाह ताला। अब उठेगी, आवाज गूंजेगी, मजलूमों के हक का मुतालबा करेगी मजलिस महाराष्ट्र के असेंबली के ऐवानों में इंशाअल्लाह ताला। इसका जवाब इनके पास नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों, ये बातें आपके सामने रख रहा हूं। क्या महाराष्ट्र में सिर्फ 2% मुस्लिम बच्चे ग्रेजुएशन करते हैं? नहीं करते? बताओ कौन जिम्मेदार है इसका? अगर यहां पर मैं नौजवानों से पूछूंगा, तुम हाथ उठाकर मेरे सवाल का जवाब देना, क्या तुम पढ़ना चाहते? नहीं पढ़ना चाहते? कितने लोग पढ़ना चाहते? हाथ उठाओ। चीफ मिनिस्टर साहब, हम पढ़ना चाह रहे, तुम कॉलेज नहीं देते हमको। यहां पर जितने मां बाप बैठे हुए हैं, क्या वो अपने बच्चे को हायर सेकेंडरी स्कूल में या अपनी बेटी को पढ़ाना नहीं चाहते? बताइए, क्या आप चाहते या नहीं चाहते? तो फिर क्यों महाराष्ट्र में 1.5 किलोमीटर दूर एक हायर सेकेंडरी स्कूल दूर क्यों है मुस्लिम बस्तियों से? क्या यह फिरका परस्ती नहीं है? क्या यह कम्युनलिज्म नहीं है? क्या यह मेरा भड़काऊ भाषण है? मेरे अजीज दोस्तों, यही बातें थी कि आपको नहीं पहुंचाना चाहते थे,
ये नहीं चाहते थे कि तमाम बातें अवाम में आए। और अजीब और गरीब 15 साल की हुकूमत, समझ में नहीं आता। 3 लाख करोड़ का खर्चा कर दिया, 3 लाख करोड़ का खर्चा। अरे बाबा, ये खर्चा गया कहां फिर? मेरे घर में तो चिराग नहीं हुआ, मेरे गली में तो पानी नहीं आया, मेरी बस्ती में कचरे की धुआं से मैं बीमार पड़ रहा हूं, मेरे गोवंडी में दवाखाना नहीं है। फिर ये 3 लाख करोड़ का खर्चा कहां गया? तो मालूम हुआ 75,000 करोड़ का इरिगेशन का स्कैंडल हुआ। वाह, मुबारक हो आपको। कुछ तो फायदा नहीं हुआ, अपना तो फायदा कर लिया। 75,000 करोड़ का स्कैंडल। लोगों ने जाकर अजीत दादा पवार से पूछा, इज्जत से बोल रहा हूं, देखो ये क्या किया, इतना पैसा खर्चा किए, कनाल में पानी नहीं आया। तो उन्होंने बोले, क्या मैं मुंह दूं उस कनाल में? बताइए, क्या ये भड़काऊ भाषण नहीं है? मगर इसके ऊपर कोई जवाब नहीं देते। 75,000 करोड़ का स्कैंडल। इसके बावजूद भी महाराष्ट्र की आवाम पर 3 लाख करोड़ का कर्जे का बोझ डाल के चले गए। अब आने वाली 4 नस्ल ये कर्जा अदा करेगी। आप आराम से अपने बंगले में बैठेंगे जाके, सिक्योरिटी आपके तरफ में होंगी, मगर गरीब पिसेगा, गरीब मेहनत करेगा, मरेगा जिंदा होगा, मरेगा जिंदा होगा, आपके गलत पॉलिसियों की वजह से। मेरे अजीज दोस्तों, महाराष्ट्र में आज आप एक इनकलाब बर्पा करना है, एक इनकलाब बर्पा करना है। आपको अपनी जमात को मजबूत करना है। लोग बोलते हैं कि नहीं, मजलिस आएगी तो फिरका परस्ती में इजाफा होगा। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, 1909 से 2009 तक क्या मुंबई में 1900 लोगों की मौत हुई नहीं हुई कम्युनल राइट्स की वजह से? क्या मजलिस की वजह से हुई? क्या मजलिस की वजह से हुई? किसने किया फिर ये? आपकी हुकूमत। और फिर जो लोग हमको फिरका परस्त बोलते, मुझे जरा ये तो बता दो चीफ मिनिस्टर साहब, समाजवादी पार्टी के लोगों, ये नौजवान आज यहां पर बैठे हुए 18, 19 साल, 20 साल के नौजवानों, मैं तुम्हारे हाफिजे के लिए, तुम्हारी मेमोरी के लिए, तुम्हारे बुजुर्गों के कत्ल को याद दिलाता हूं कि यही मुंबई की सरजमीन पर शहादत बाबरी मस्जिद के बाद फसाद हुआ। श्री कृष्णा कमेटी बनाई गई। श्री कृष्णा कमेटी बनाने के बाद रिपोर्ट दी गई। जब रिपोर्ट ऐवान में रखी गई तो आज कांग्रेस के एक बहुत बड़े लीडर हैं जनाब नारायण राणे साहब, संजय निरुपम साहब ने खड़े होकर कहा था, अगर श्री कृष्णा कमीशन के सिफारिशात पर अमल होगा तो मुंबई हिल जाएगा। आज वो कांग्रेस में आ गए। क्या कांग्रेस पार्टी सेकुलरिज्म का नोटरी ऑफिस है क्या? आप कहीं आ गए तो आप स्टैम्प मारे तो सेकुलर, नहीं मारे तो कम्युनल। सबके सब सेकुलर हो गए और मैं कम्युनल हो गया। क्यों कम्युनल हुआ? क्योंकि मैं इनके इशारों पर नाचने वाला नहीं, इनकी आंख में आंख में डालकर बोलने वाला हूं, इनसे सवाल करने वाला हूं, इनसे अपना हक का मुतालबा करने वाला हूं। इनको ये पसंद नहीं आते। इनको कौन चाहिए? इनको भीख मांगने वाले चाहिए, इनको पैर पकड़ने वाले चाहिए, इनको साथ साथ बोलने वाले चाहिए, इनको इनके सामने नाचने वाले चाहिए। मजलिस तुमसे कहती कि हिंदुस्तान जिसको हम तमाम ने अपने खून से आजाद किया, यह हिंदुस्तान किसी के बाप की जागीर नहीं है, यह हिंदुस्तान सबका है, यह हिंदुस्तान सबका है। आपने, हमने, हिंदुओं ने, मुसलमानों ने, दलितों ने, सबने अपना खून बहाया, अंग्रेजों से आजादी दिलाई। किसी तो किसी शायर ने कहा था, इसमें सबका खून शामिल है, ये किसी के बाप का मुल्क नहीं है। मुंबई भी किसी के बाप का नहीं है। यहां पर हर कोई आ सकता है, हिंदुस्तान का टूट हिस्सा है। और हम तो, हिंदुस्तान तो हमारा है। आप बोलेंगे कैसा है? यहां पर हमारे उलमा मौजूद होंगे, मेरी इस बात से मुत्तफिक होंगे कि हमको क्या सिखाया गया, क्या पढ़ाया गया कि जब हजरत आदम दुनिया को आए तो हिंदुस्तान को आए। तो ये मेरे बाप का मुल्क हुआ नहीं हुआ। मेरे बाप आदम का, आदम अलैहिस्सलाम का मुल्क है। इन्हों बोलते नहीं हम किराएदार, नहीं हम किराएदार नहीं है भाई, हमारे बाप का है। यहीं से दुनिया का आगाज हुआ। हम नहीं आते तो दुनिया भी नहीं आती वजूद में, और हम जब तक जिंदा है दुनिया आबाद, हम नहीं तो दुनिया नहीं, याद रखो।
मेरे अजीज दोस्तों, ये बातें हैं जिनको सुनने से इनके कानों में बिजली गिर जाती, इनको रातों में नींद नहीं आती, इनको परेशानी हो जाती है, इनका पेट खराब हो जाता है। और हम ये बातें करते रहेंगे। हमको इख्तिदार की चौखटों पर बैठने से मतलब नहीं है। मुझे कोई मिनिस्ट्री का इंशाअल्लाह शौक तारा रहेगा, और इंशाअल्लाह ताला जब तक अल्लाह इस जिस्म में हयात को बाकी रखेगा, मैं एक सिपाही की तरह तुम्हारे लिए लड़ता रहूंगा और इसी तरह दुनिया से चला जाऊंगा। मुझे याद रखो नौजवानों, मुझे तुम्हारा जनरल बनने का शौक नहीं है, मुझे तुम्हारा लीडर बनने का शौक नहीं है। मैं तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर ठहरना चाहता हूं। मैं तुम्हारे साथ ठहर कर तुम्हारी आंख से तो नाइंसाफी जो तुमसे की जा रही है उसके बहते हुए आंसुओं को समझना चाहता हूं। अगर दुनिया तुम्हारा साथ दे या ना दे, कम से कम मजलिस तुम्हारा हाथ तो पकड़ेगी, कम से कम मजलिस तुम्हारी आंखों से बहते हुए आंसू को तो पहुंचेगी, मजलिस कम से कम लड़ेगी इन जालिमों से। मेरे अजीज दोस्तों, मैं तुम्हारे दरमियान में ठहरना चाहता हूं। मैं तुम्हारे आगे नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलना चाहता हूं। मैं तुमको आगे देखना चाहता हूं। मैं हमारे घरों में चिराग देखना चाहता हूं। आज हमारे मुल्क को फख्र है कि हमने मार्स के ऊपर सैटेलाइट भिजाया। बड़ी एहसास का बात हिंदुस्तान के लिए। मैं इसरो के तमाम साइंटिस्ट को सलाम करता हूं। मैं इसरो के तमाम साइंटिस्ट को सलाम करता हूं। ये हम हिंदुस्तानियों के लिए फख्र और एहसास की बात है। मगर वहीं पर अजीज दोस्तों, एक दिलचस्प वाकया आपके सामने रखना चाहता हूं। जब वो मार्स पर न्यूज आई तो उत्तर प्रदेश से एक नौजवान ने मुझे फोन किया। बार बार फोन आ रहा था। उसने कहा अर्जेंट बात करना है। मैं फौरन बोला शायद कुछ परेशानी होगी। उसका फोन मिलाया, मगर इसका यह मतलब नहीं है कि आप भी कल से शुरू कर देंगे अर्जेंट बात करना है, बात करो, बात कर सकते। मैं फोन मिलाया, उससे पूछा कि भाई बताओ क्या बात है। तो उसने कहा ओवैसी साहब, मैं मुजफ्फरनगर से बात कर रहा हूं, जहां पर कांड हुआ, जहां पर फिसाद हुआ। आज हमारे मुल्क में बहुत बड़ा काम किया। आज मुल्क में मार्स की तस्वीर आ रही। उसने कहा ओवैसी साहब, मेरा ख्वाब भी है कि मैं भी साइंटिस्ट बनूं, मैं भी साइंटिस्ट बनूं, मैं भी इसरो के उस जगह पर जाकर काम करूं। वो बच्चा कहता था कि मैं मैथ्स में बहुत अच्छे नंबर लाता हूं, मैं साइंस और मैथ्स में 95% लाता हूं, मैं साइंटिस्ट बनना चाहता हूं। मैं बड़ा खुश हुआ और मैंने उससे कहा कि बहुत अच्छा तुम्हारा इरादा है, अल्लाह तुम्हारे इस इरादे में तुमको कामयाबी देगा। उस बच्चे ने कहा कि मगर मैं नहीं बन सकता साइंटिस्ट। मैंने पूछा क्यों? तो उसने कहा ओवैसी साहब, हमारे पास मुजफ्फरनगर में जो औरतों का रेप हुआ उसमें मेरी बहन भी शामिल है। उसको हमारे गांव के 6 लोगों ने मिलकर रेप किया। मेरी बहन रातों में पुकारती है, दिन में खाना नहीं खा सकती, इसीलिए मैं उसको देखते रहता हूं। मुझे डर लगा रहता है कि कहीं ये खुदकशी ना कर ले। देखो समाजवादी पार्टी के लोगों, तुम इस बच्चे के ख्वाब को चकनाचूर कर दिए, जिसमें काबिलियत जरूर है। अगर उसको मौका मिलेगा तो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बनेगा। जो हिंदुस्तान एक आज 10-10 सैटेलाइट दाग सकता है। अगर काश हुकूमत करने वाले इन मुसलमानों के चेहरों को देखकर पहचानते होंगे कि काबिलियत के एतबार से हम कम नहीं है, हम काबिलियत के एतबार से कम नहीं है। अगर मेरे पेट में खाना नहीं है, मेरे जिस्म पर कपड़ा नहीं है, मगर दिमाग तो अल्लाह ने मुझे इतना दिया कि अगर तुम मुझे मौका दोगे तो मैं इस मुल्क को सुपर पावर बना सकता हूं। मगर तुम्हारे जुल्म की वजह से, तुम्हारे जुल्म की वजह से हमारे ख्वाब चकनाचूर हो रहे हैं। बताओ उस बच्चे पर क्या बीतती होगी। इतना नेक ख्वाब वो देख रहा है कि मैं हिंदुस्तान का साइंटिस्ट बनना चाहता हूं, मैं भी उस तरह का एक सैटेलाइट दागना चाहता हूं, मैं इस मुल्क को सुपर पावर बनाना चाहता हूं। मगर समाजवादी पार्टी के लोगों, मुलायम सिंह यादव साहब जो बड़े फखरिया अंदाज में कहते हैं कि मैं मौलाना मुलायम हूं। मुलायम सिंह यादव साहब, हाथ जोड़ के आपसे बोल रहा हूं, हमारे मौलानाओं को बदनाम मत करो। हमारे मौलाना बड़े खैरतमंद होते हैं, गयूर होते हैं, इज्जतदार होते हैं। आपने क्या किया? समाजवादी पार्टी ने यह काम किया कि जिन औरतों की इज्जत लूटी गई, 1.5 साल हो गए, अब तक चार्जशीट नहीं पड़ी, अब तक चार्जशीट नहीं पड़ी।
15 दिन पहले वो जो हमारी बहन की इज्जत लूटी गई, उसको उसके गांव में गोली चलाई गई उस पर कि तो अपनी कंप्लेंट वापस ले ले। बताओ मुलायम सिंह, समाजवादी पार्टी सत्ता वाले, क्या ये तुम्हारा इंसाफ है कि 50,000 मुजफ्फरनगर में हम बेघर हो गए? क्या ये तुमसे हमारी मोहब्बत है? बताओ क्या ये तुम्हारा इंसाफ है? आज आकर बुरंग दावे करना, क्या ये तुम्हारा इंसाफ है? एक उत्तर प्रदेश में 80 पार्लियामेंट की सीटें, कितनी 80? क्या यह सेक्युलरिज्म की कामयाबी है कि 18% मुसलमानों की आबादी उत्तर प्रदेश में, और एक भी नहीं जीतता, एक भी नहीं जीतता, एक मुसलमान भी नहीं जीतता। मिस्टर मुलायम सिंह, ये कौन सा सेक्युलरिज्म है आपका? मगर मुलायम सिंह जीते, बहू जीतती, भतीजा जीतता, और छोटे भाई का पोतरा भी जीत जाता। 4 जीत गए घर से। आपके चश्मो चिराग जीत गए और हमारा चिराग आप गुल कर दिए। ये कौन सा इंसाफ है मिस्टर मुलायम सिंह? ये इंसाफ नहीं है, ये फिरका परस्ती है। क्या सपा के लोगों को मेरी इस बात से जरूर पेट में दर्द होगा, पेट में भी दर्द होगा, सर में भी दर्द होगा। अभी तो शुरू किया हूं, ये पहली इलेक्शन की मीटिंग है, इसके बाद और बोलूंगा, बहुत बोलूंगा, और कोड ऑफ कंडक्ट के दायरे में रहकर बोलूंगा। अब के बाद तुम मुझे रोक नहीं सकते। अब के बाद इलेक्शन कमीशन का कानून है, कांग्रेस का, राष्ट्रवादी का जालिम कानून नहीं है। आज ये कानून के दरमियान में रहकर हम पूछना चाहते हैं, बताओ हमारे बच्चियों की अस्मत रेजी की गई, कितनों पर चार्जशीट दायर किया गया। चार्जशीट तो दूर की बात, गिरफ्तारी नहीं होती। और मुझे अफसोस होता है कि कहने वाले ने कह दिया कि अगर एसपी को वोट नहीं दिए तो डीएनए चेक कराना, डीएनए चेक कराना। जाकर उस बच्ची से पूछो जिसको मुलायम सिंह की हुकूमत में 6 लोगों ने, 5 लोगों ने, 4 लोगों ने बहाना करके गांव से भगाया। पूछो उनसे कि तुम्हारा डीएनए क्या था। तुम उनसे पूछोगे, हम यही बोलते कि मुलायम सिंह हमको अजीज नहीं है, वो हमारी बहन हमको अजीज है। ये मेरा डीएनए है, ये मेरा डीएनए है, ये मेरा डीएनए है। जो लोग अपने आकाओं की ताईद में बड़ी बड़ी बातें कर जाते, होश में आओ, होश में आओ। अगर इंसाफ की आप बात नहीं कर सकते तो गुलामी की बात मत करो, रुसवा मत करो हमको अखियारों के सामने। हम किसकी उम्मत हैं? जिन्होंने कहा था, क्या कहा था इसी महीने में, कहा था कि काले को गोरे पर फौकियत नहीं है। जिन्होंने हमको पैगाम दिया कि पहुंचा दो सारी इंसानियत को कि तुमको मरकर अल्लाह के पास जवाब देना है। क्या जवाब दोगे? क्या उस वक्त नेताजी आएंगे? नेताजी आएंगे, वो आके बोलेंगे अरे इंसाफ की बात करो, लड़ो मजलूमों के लिए, जुल्म के खिलाफ लड़ो, मुसलमानों से गुर्बत के खात्मे की बात करो। दवाखाने की जरूरत है, स्कूल की जरूरत है, कॉलेजेस की जरूरत है, इज्जत की जरूरत है। ये हमको काम करने की जरूरत है, इन पर कोई तवज्जो नहीं दी जाती। और फिर अजीजान मिल्लत, हमारे प्राइम मिनिस्टर और उनकी पार्टी, और फिर आरएसएस। प्राइम मिनिस्टर लाल किले से अच्छा बोले, 10 साल तक कोई कम्युनल राइट नहीं होना। हम बोलते 10 साल क्यों, 100 साल ले लो आप। 10 साल क्यों भाई, 100 साल ले लो। ये दिक क्यों, ये टेंशन क्यों, ये मारामारी क्यों, ये चिल्ली क्यों, पकड़म पकड़ी, पुलिस टीयर गैस, लाठीचार्ज, फायरिंग, फिर रातों में हमारे घर के दरवाजे तोड़ के पकड़ के लेके जाना। ठीक है, 10 साल ले, 100 साल ले लो, हम तैयार हैं। मगर हमारा सवाल यह है, क्या यह मुल्क हिंदू राष्ट्र है या सेकुलर मुल्क है? क्या है मुल्क? ये हिंदू राष्ट्र है क्या? क्या ये भड़काऊ भाषण की बात है क्या? नहीं है। ये मैं नहीं, आरएसएस के सर संचालक मोहन भागवत ने कहा ये हिंदू राष्ट्र है। मनमोहन सिंह ने, हमारे मोदी ने वहां से कह दिया 10 साल तक। फिर आप ये बताइए, गोवा के डिप्टी चीफ मिनिस्टर बोल दिए हो गया हिंदू राष्ट्र।
फिर उत्तर प्रदेश से यहां पर बड़ी तादाद में लोग रहते हैं। एक बड़ी मोहतरम शख्सियत योगी साहब ने कहा लव जिहाद। ये कौन सा लव जिहाद है भाई? हमको जरा एक स्टैटिस्टिक्स बता दो आप कि क्या मुस्लिम औरतों की आबादी में इजाफा हुआ या उतना ही है? लव जिहाद कहां है? लव जिहाद ये मगर नफरत पैदा करना। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, आप हमको बता दो आप सच्चे हैं या ये लोग सच्चे हैं? क्योंकि आप तमाम एक ही हैं, आप तमाम एक ही हैं। बताओ कौन सच्चा है? प्राइम मिनिस्टर 2 दिन पहले एक और बयान दिए। क्या बयान दिए? कि हिंदुस्तान का कोई भी मुसलमान अल-कायदा IS से ताल्लुक नहीं है, वो हिंदुस्तान के लिए जीता और मरता। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, आप सच्चे हैं या वो अखबार की रिपोर्ट झूठी है जो हमारे बच्चों को बदनाम कर रहे हैं? जब हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर कह रहा कि हिंदुस्तान का मुसलमान मुल्क के लिए जीता मरता, तो फिर क्यों IB वाले उस अखबार के क्यों इंफॉर्मेशन दे रहे? वो हमारे 4 बच्चे का एक मर गया। सच क्या है भाई? और मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, वजीर आजम हिंदुस्तान, आपको अब मालूम हो वफादार है? नहीं प्राइम मिनिस्टर, अगर बच्चा जब मां की कोख से पैदा होता है, उसकी कान में उसका बाप अज़ा देता है, फिर उसके घर का बुजुर्ग उसको शहद चकाता है, और तीसरा जुमला उसके घर वाले उस बच्चे से कहते मुल्क है से वफादारी करना। ये हमको सिखाया जाता, पैदाइश के बाद हमको दर्ज दिया जाता। मगर आप हमको आज बोल रहे मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, हमको आपसे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, हमको आपसे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। अब प्राइम मिनिस्टर आएंगे महाराष्ट्र को, आके बोलेंगे मित्रों मित्रों मित्रों, भाई बहनों, जरा ये भी तो बताना 25 साल का रिश्ता कैसे टूट गया भाई मेरे? 25 साल का अटूट रिश्ता, अटूट रिश्ता, अच्छे दिन आ गए क्या? 25 साल का रिश्ता अचानक है। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, आप अपनों को साथ लेके नहीं चल सक रहे, कभी अपनों को तो साथ लेके चलो। 25 साल के बाद अचानक बेचारे शिवसेना वाले भी परेशान हैं। हम गीता कुर्बानियां नहीं दिए, 15 साल बाहर रहे, और अचानक जब मिठा खाने का टाइम आया, रसगुल्ला तो बोले नहीं तुम नहीं खाना, मैं खाता हूं। वाह, सबका साथ सबका विकास। क्या ये सबका साथ सबका विकास है? 25 साल साथ रहे, मेरे को नहीं मालूम क्या क्या कुसट कुसट हुई, क्यों छोड़े क्या छोड़े, मगर एक पैगाम तो गया, एक पैगाम तो गया। मगर मेरे अजीज दोस्तों, मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, मेरे इज्जतदार मां और बहनों, मेरे गयूर नौजवानों, आज मैं तुमसे फिर से अदबन गुजारिश कर रहा हूं कि मुझे इख्तिदार का, हमको इख्तिदार का शौक नहीं है। इस महाराष्ट्र की सियासत में एक करवट पैदा करो खुदा के लिए, एक इनकलाब पैदा करो नौजवानों। तुमको कल के लिए नहीं, आज के लिए काम करना है। बहुत नाइंसाफी हो गई मेरे भाई, बहुत इस्तेसाल कर लिया गया, बहुत एक्सप्लॉयटेशन हो चुका। अब नौजवानों, बुजुर्गों, इन नौजवानों की सरपरस्ती करो, हमको समझाओ, नसीहत करो, हमको डांटो अगर हम गलती करते हैं। मगर मैं हमारे बुजुर्गों से कह रहा हूं कि हमारी नियतों पर शक मत करो। हमारा एक ही मकसद है कि हमको समाजी इंसाफ मिले, नौकरियों में हिस्सा मिले, बेरोजगारी में खात्मा हो, पीने का साफ पानी मिले, मेरा बच्चा या बच्ची बीमार हो गई तो दवाखाना मिले, कॉलेज मिले, बैंक से लोन मिले, जो जेलों में बच्चे हैं वो रिहा होकर आए। बताओ, ये हमारा एजेंडा है, हमारा एजेंडा कोई और नहीं है। आपने ऐसे ऐसे लोगों का साथ दिया जिन्होंने आपको धोखा भी दिया और आपके पीठ पर खंजर मारा, इतना खंजर मारा कि तुम्हारी पीठ को छन्नी छन्नी कर दिया गया। मैं आज तुमसे सिर्फ यही कह रहा हूं कि अपने हाथों से इस समाज को उठा लो। नहीं मालूम इस दुनिया में मेरा कितना वक्त है, नहीं मालूम किसका कितना वक्त है, मगर परवरदिगार जानता है कि मेरा एक एक लफ्ज अखलास पर मबनी है। और मैं यही चाहता हूं कि इंसाफ हमको मिले, कोई हमको गैरत की नजर से ना देखे। हम डर कर नहीं जिएंगे, हम इज्जत से जिएंगे। हम डर कर भाग भाग कर नहीं जिएंगे,
हम सीना तान कर जिएंगे इंशाअल्लाह ताला। अगर तुम सीना तान कर जीना चाहते, अगर तुम जालिम से पंजा आजमाई करना चाहते, अगर तुम अपने हक को मनवाना चाहते हो, तो आओ इस कमजोर का साथ दो। ये जमात तुम्हारी जमात है मेरे दोस्तों, जिसने हुकूमतों से टकराया, जिसने ये नहीं देखा कि कौन ताकतवर है, जिसने वक्त के फिरौन से, वक्त के नमरूद से, वक्त के अबू जहलों से मुकाबला किया। नौजवानों, मैं तुमको दावत दे रहा हूं, ये महीना कुर्बानी का है, ये महीना कुर्बानी का है, आइंदा महीना भी कुर्बानी का है। क्या तुम थोड़ा वक्त कुर्बान नहीं कर सकते? क्या तुम थोड़ा पसीना नहीं बहा सकते? क्या तुम थोड़ा सा वक्त नहीं निकाल सकते अपने मुस्तकबिल के लिए? क्या तुम नहीं देखते कि कैसे अल्लाह की मोहब्बत में एक वालिद ने अपने बेटे को पेश कर दिया? क्या तुम भूल गए उस दास्तान को कि कैसे एक नाना के नवासे ने अपनी गर्दन को कटा दिया मगर जालिम से समझौता नहीं किया? आओ नौजवानों, अब बहुत हो चुका, बहुत नाइंसाफी हो चुकी, एक करवट लो, अपने इत्तेहाद का सबूत दो, अपने इत्तेहाद का सबूत दो। जाओ घर घर पैगाम पहुंचाओ और डालो, मजलिस का निशान पतंग का होगा। मैं दावत फिक्र दे रहा हूं, मैं दावत फिक्र दे रहा हूं, मैं दावत फिक्र दे रहा हूं हमारे दलित भाइयों को। अच्छी बात कही हमारे भाई ने अभी कि साहब हमारी पार्टी का नारा यह है कि जय भीम जय भीम। बहुत अच्छा नारा है, बहुत दम है इसमें, इतना दम है कि दुश्मन को बेदम कर देंगे इंशाअल्लाह। आओ, मैं दलितों से गुजारिश करूंगा, हमारे बैकवर्ड क्लास के भाइयों से कहूंगा, हमारे हिंदू भाइयों से कहूंगा कि हमारी लड़ाई हुकूक की है, हमारी लड़ाई हक की है। बताओ, मैंने जो कुछ भी 40-45 मिनट में बयान किया, क्या मैंने किसी के दिल को दुखाया? मैं अपने दिल की तकलीफ को आवाम के सामने रख रहा हूं। मेरे जो सीने में तकलीफ है, जो आंखों में आंसू है, जो तकलीफ है, जो करवट है, उस तमाम चीजों को आपके सामने रखा हूं। तुम्हारी जबान बनकर जबानी की तर्जुमानी करता हूं। ये हमारी बात है। अरे कोई तो सुन लो हमारी बात को। हम गुलामी करने को तैयार नहीं है, हम सर झुकाने को तैयार नहीं। हम अल्लाह के आगे सर झुकाने वाले, हम हुकूमतों के आगे सर नहीं झुकाएंगे। हम अपने हक के लिए लड़ेंगे और पार्लिमानी जमहूरियत में हमको इस बात की इजाजत है कि हम वोट के जरिए अपनी पार्टी को कामयाब करें। ये पार्टी आपकी है, यह आपकी दिलों की धड़कन है। और जान लो, सुन लो, समझ लो, कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, सपा, बीजेपी, एसपी, शिवसेना, ये इलेक्शन की पार्टी नहीं है, ये एक बार आके जाने वाली नहीं है। अब आ गए तो यहीं पर रहेंगे। एक इलेक्शन गया, बल्दिया आएगा, बल्दिया का इलेक्शन लड़ेंगे। 2019 का है, पार्लियामेंट का आएगा, लड़ेंगे। ये असेंबली आएगा, लड़ेंगे। हर इलेक्शन लड़ेंगे। 35 जिलों में, 33 जिला परिषद में, 260 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, महापंचायतों में, हर जगह अब मजलिस लड़ेगी इंशाअल्लाह ताला। हम सबको साथ लेकर काम करना चाहते हैं। शुक्रिया। अल्लाह।